मसला है। तो फिर भाई हम क्या कर सकते हैं। मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट, मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंडिया, इसकी जो बेसिस हैं वो अगर ट्रेस की जाए कि इन्हें सियासी तौर पर क्यों इन्हें शुरू की, तो ऑफ कोर्स उसकी बेसिस में सर सैयद का रोल तो है ही है, डेफिनेटली। बट मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट में खुद ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल है, ब्रिटिश फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है जी। कैसे इंपॉर्टेंट है? ज़ाहिर है ब्रिटिश इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है ब्रिटिश का, ये तो 18th सेंचुरी में शुरू हो गया था, जब इनके पास तीन बड़े एरियाज थे। एक मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड बंगाल प्रेसिडेंसी। सो ये तो 18th सेंचुरी से ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ये तो शुरू हो चुका हुआ था, कोई नई बात तो नहीं। फिर 19th सेंचुरी में प्रॉपर एक्ट्स इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए थे फॉर इंडिया। टिल 1857-58 ईस्ट इंडिया कंपनी ये गवर्न कर रही थी इंडिया को। आफ्टर 1858 ब्रिटिश क्राउन इसकी एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गई 1858 ऑनवर्ड्स। और ब्रिटिश क्राउन यानी हम डायरेक्ट कॉलोनी डिक्लेयर हो गए, कॉलोनी ऑफ इन ब्रिटिश बन गए। So the very first act was introduced in 1861, Councils Act 1861। वो इंट्रोड्यूस कर चुके थे ब्रिटिश। इसी काउंसिल एक्ट में सर सैयद, इसी काउंसिल एक्ट की जो अब कह लो कि एग्जेक्टिव काउंसिल है, उसके एडिशनल मेंबर भी बने थे 1878 से 83 तक। However, there were no elections in India। कोई इलेक्शंस इंडिया में नहीं थे। 1882 में एक बिल, अल्बर्ट बिल, ये इंट्रोड्यूस किया गया था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आप इसको कह सकते हैं, ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी।
सर सैयद ने इसको अपोज किया था। रीजन, सेपरेट सीट्स फॉर मुस्लिम्स। और फिर जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी किसने बनवाई थी? ऑफ कोर्स ब्रिटिश ने, याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियंस ने नहीं बनाई थी, ये ब्रिटिश ने बनाई थी। इसका फर्स्ट जो प्रेसिडेंट है वो भी A.O. ह्यूम ब्रिटिश था। सो इसको भी सर सैयद ने अपोज किया था, वही रीजन कि हिंदू मेजॉरिटी बन जाएगी। बट रियल सेंस में जो मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट है उसकी बिगिनिंग, रियल बिगिनिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ 1892 एक्ट। 1892 का एक्ट जो आफ्टर 1867 61 आया, इस एक्ट के बाद अगला नेक्स्ट ये वाला आया। सो 1892 के एक्ट से elections were introduced in India at the highest level. सो यहां से फिर कहा जाता है जी कि मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट की एक प्रॉपर बिगिनिंग वो इस प्रिटेक्स्ट में हो रही है। प्रॉपर फर्स्ट डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है वो 1906 की शिमला डेपुटेशन है। बट 1892 से 1906 का जो फेज है इसमें मुस्लिम्स की इनसिक्योरिटीज, कंसर्न्स, एप्रीहेंशंस, इनको समझना बहुत जरूरी है। और इनको समझने के लिए फिर हमें 1892 एक्ट जो है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में कैसे काम करता था, इसका लेजिस्लेचर यानी लॉ मेकिंग बॉडी इसकी कैसी थी, और इसमें फिर मुस्लिम्स के लिए इनके राइट्स के लिए क्या प्रोविजंस थी, तो उसको फिर समझना बहुत जरूरी है सो दैट कि हम बेहतर तौर पर इस चीज को इवेलुएट कर सकें कि भाई कैसे अगली अगली ये शिमला की जो 1906 की डेवलपमेंट है ये कैसे जो है वो मटेरियलाइज हुई है। सो आई पर्सनली बिलीव दैट अगर आपने मुस्लिम पॉलिटिक्स को या ओवरऑल इवन इन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, इन दोनों पॉलिटिक्स को अगर रियल सेंस में समझना है तो आपको फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने कोई वॉर करके तो ना इंडिया बना ना पाकिस्तान बना, ये तो स्ट्रगल सारी पॉलिटिकल है। और पॉलिटिकल स्ट्रगल जिस सिस्टम में है उस सिस्टम को तो फिर समझना पड़ेगा ना जी। अगर वो सिस्टम ही अंडरस्टैंड नहीं होता तो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल तो फिर रट्टे हैं, जुबानी जितने मर्जी मार लो, मैट्रिक एफए से मार ही रहे हैं आप लोग रट्टे। So make sure that there are 4 administrative models: 1892, 1909, 1919 and 1935। इन चारों को समझना और इनका कंपैरिजन ये बहुत जरूरी है सो दैट क्या मुस्लिम इनसिक्योरिटीज को, कंसर्न्स को, एप्रीहेंशंस को अंडरस्टैंड कर सके
और साथ आप ये भी अंडरस्टैंड कर सकें कि जो एफर्ट्स रही ऑफ मुस्लिम लीडरशिप वो क्या थी, और हाउ ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड, and what was the reaction of Indian National Congress slash Hindus। लगभग तमाम डेवलपमेंट्स 1906 से लेके 1947 तक आपको किसी भी पैटर्न का सवाल आ जाए, कोई भी सवाल आ जाए, मेक श्योर कि आपके ये 3 हेडर्स उसमें जरूर इनकॉर्पोरेट हो रहे हो। कोई भी सवाल आ जाए कि हमारी लीडरशिप की उस डेवलपमेंट के मुतालिक क्या एफर्ट्स थी, क्या स्टांस था, ब्रिटिश ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस या हिंदूज ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। सो ये एक क्रिटिकल एनालिसिस का हेडर बना के भी आप इसको लिख सकते हैं। कोई भी सवाल आ जाए ये ज़हन में बिठा लें कि उस पर हमारा क्या व्यू था, ब्रिटिश का क्या व्यू था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या व्यू था। तो आप एग्जामिनर को फिर इफेक्टिवली अट्रैक्ट कर सकते हैं कि भाई हमने रट्टे नहीं मारे हुए, हमें कंसेप्चुअल स्टडी है हमारी मुस्लिम नेशनलिज्म की। सो हमें जनाब पहले तो ये 1892 का एक्ट, वो जगहों पर बहुत तरह इसका डाटा डाटा जितना होगा जी वो आपने फिर क्लास का उसको, अगर आप हमें किसी काबिल समझते हैं तो वो क्लास का डाटा आपने उसको फॉलो करना। गवर्नर जनरल और वाइसराय एक ही बंदे का नाम है। रूलर ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का नाम है, और वाइसराय क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ क्राउन, ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, तो उसको वाइसराय। तो ये इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज होता है जी। तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं, आप किसी एक वर्ड के साथ पूरी फ्रीडम मूवमेंट को, आप वाइसराय के वर्ड को यूज कर लें, आप गवर्नर जनरल के वर्ड को यूज कर लें। ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल कर रही थी इंडिया को 1858 तक, तो वो सिर्फ गवर्नर जनरल का पोस्ट जो है वो देती थी, वाइसराय नहीं होता था। 1858 से फिर वाइसराय होना शुरू किया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल क्या था 1892 का, गवर्नर जनरल और वाइसराय बीइंग द रूलर ऑफ इंडिया, और इसके नीचे फिर 2 फोरम्स, एक को कहते थे एग्जेक्टिव काउंसिल और दूसरी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जेक्टिव काउंसिल में 5 मेंबर जी, एंड ऑल 5 वर ब्रिटिश। ये एग्जेक्टिव काउंसिल ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को देखती थी जी, ये असिस्ट करती थी एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नर जनरल को। यानी आप इसको इक्वेट कर सकते हैं
इक्वलेंट टू मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसकी कैबिनेट, कोई ब्रिटिश इंडियन नहीं है इसमें। दूसरी तरफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, काफी किताबों में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का वर्ड ही मौजूद नहीं है, वो इसको लिख देते हैं एडिशनल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी इसी के एडिशनल मेंबर्स। क्यों? क्योंकि ये लॉ मेकिंग बॉडी होती थी, और जब भी लॉ मेकिंग होती थी तो इसके जो भी मेंबर हैं वो तो है ही हैं। दीज 5 ब्रिटिश आल्सो दे यूज टू पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग। तो इसके अलावा फिर बाकी जो मेंबर्स हैं उनके लिए कई किताबों में एडिशनल मेंबर, यानी सर सैयद को भी पुराने 1861 के लिहाज से कहते थे एडिशनल मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये एडिशनल मेंबर मिनिमम 16, मैक्सिमम 20 इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। आउट ऑफ दीज 16 to 20, 40% सीट्स इंडियंस के लिए थी और 60% ऑफिशियल्स, सरकारी ओहदेदार। अब वो सरकारी ओहदेदार ब्रिटिश हो, इंडियन हो, लेकिन मतलब कि वो तो है तो सरकार का ही ना जी। सही है जी। यानी जब भी लॉ मेकिंग होगी तो देयर विल बी इन टोटल 21 मिनिमम एंड मैक्सिमम 25 बंदे जो 40% इंडियंस, तो सॉरी 5 ब्रिटिश हो गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले, 6 to 16 to 20, 40% इंडियंस, यानी कि मिनिमम 6 टू मैक्सिमम 8, 10 से 12। ये कौन हुए? ऑफिशियल्स। इंडियंस के लिए कई किताबों में वर्ड लिखा हुआ नॉन ऑफिशियल्स, यानी जो सरकारी ओहदेदार ना हो, तो वो यानी कि इंडियंस। और ये 6 to 8 इंडियंस, फॉर द फर्स्ट टाइम 1892 में ये डिसीजन हुआ कि ये 6 to 8 इंडियंस, कम से कम 6 या ज्यादा 8, ये इंडियंस इलेक्टेड होंगे जी। ये इंडिया में इलेक्शंस के जरिए आएंगे, पूरे इंडिया में इलेक्शंस होंगे जी, और उससे ये आएंगे। सेम मॉडल हमें फिर सूबों में भी नजर आता है कि सूबे का गवर्नर, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके एडिशनल मेंबर्स। सो व्हेन इन 1892 फर्स्ट इलेक्शंस हुए तो इन 6 सीट्स पर जो इलेक्शंस हुए, कम अज कम नो मुस्लिम मैनेज टू वन एनी सीट, कोई मुस्लिम नहीं जीता। नॉमिनेशनल इलेक्शन होते थे, यानी ब्रिटिश खुद नॉमिनेट करते थे। ब्रिटिश यूज टू नॉमिनेट। किसको नॉमिनेट करते थे? कभी बार काउंसिल को, कभी किसी ट्रेड यूनियन को, एक्सेट्रा, कि भाई आप अपने में इलेक्शन करवा लें, जो जीतेगा वो मेंबर बन जाएगा। यानी ये नहीं है कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पर सारे दुनिया वोट कर रही होती थी, बट द पॉइंट इज कि किसी भी एरिया में जो पॉपुलेशन है, जैसी पॉपुलेशन की नेचर होगी ना जी,
वैसी ही इन यूनियंस की नेचर होती है। जाहिर है ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्वेटा की बार काउंसिल में कोई पंजाबी जीत जाए। वहीं के लोग ही जीतेंगे ना, या बलोच होगा या पख्तून होगा। कराची की बार काउंसिल के इलेक्शन में या महाजर जीतेगा या सिंधी जीतेगा, कोई पंजाबी तो नहीं जाके जीत सकता। सो जैसी पॉपुलेशन की नेचर होती है, यूनियन की नेचर भी वैसी होती है। तो पॉपुलेशन वाइज मुस्लिम्स तो scattered थे। They were only 25% across India. Hindus were about 65% and others were about 10%. और अगर हम उस वक्त के प्रोविंसेस को ही देख लें, सिर्फ इंडियन प्रोविंसेस, तो इंडियन प्रोविंसेस को भी अगर हम देखें तो पंजाब का प्रोविंस एट दैट टाइम, उसमें अबाउट 50% मुस्लिम्स कहा जाता है। बंगाल में जी 54%, यूपी 14%, सीपी लेस देन 10%, मद्रास लेस देन 10% एंड बॉम्बे 25%। ये 6 ही तो सूबे थे बस, ओनली 6 प्रोविंसेस। और इन 6 प्रोविंसेस में भी कोई मुसलमान कहीं पर बहुत एब्सोल्यूट मेजोरिटी में नहीं है ना, ओवरऑल इंडिया में। सही है जी। बात समझ आती जी। सो ओवरऑल इनकी पॉपुलेशन भाई इतनी की थी कि किसी भी इलेक्शन में कोई ये तो नहीं हो सकता कि बहुत बड़ा ही कोई इनका सर्वाइवल हो जाए। सही है जी। सो 1892 के इलेक्शन में नो मुस्लिम, कोई नहीं जीत सका। 1895 फर्स्ट मुस्लिम, नवाब सलीमुल्लाह इलेक्टेड। 1898 अगेन नो मुस्लिम। तो ये जो 1890s की पॉलिटिक्स है, इसने कंफर्म कर दिया कि सर सैयद वाज राइट, कि इंडिया में डेमोक्रेसी, उसमें मुस्लिम्स के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल उनके लिए कोई सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ना हो। जब तक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो मुस्लिम जो है वो पॉलिटिक्स में कोई इफेक्टिव रोल नहीं प्ले कर सकते। सो बुनियाद तो सर सैयद की थी। नाउ द पॉइंट इज दैट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, उनको ये बात अपनी कम्युनिकेट करनी है जी। किसको? ब्रिटिश को। कि ब्रिटिश तक हमारी बात कम्युनिकेट हो जाए। तो एक तरफ तो मुस्लिम लीडरशिप, इसने MAO कॉलेज का प्रिंसिपल आर्क बोल्ड, उसके जरिए जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तक
अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, और दूसरी तरफ 1904 से 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस हिंदूज ऑफ इंडिया, जाहिर है सारे हिंदू तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में नहीं थे ना, इनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट थे, जो इनकी तरफ से रिएक्शंस थे अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसने भी फिर ब्रिटिश में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया फॉर मुस्लिम्स कि हाँ यार सुनो इनकी बात। तो ये दो बड़े फैक्टर्स, एक तो आर्क बोल्ड की एफर्ट्स ऑफ आर्क बोल्ड, और दूसरी तरफ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड हिंदू रिएक्शन था 1904 से 1906 तक। तो ये काफी, ये दो बड़े कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं कि जिन्होंने फिर ब्रिटिश गवर्नर जनरल को भी कंपेल किया कि जी ठीक है मिलते हैं इनके साथ, क्या इशू क्या है इनका। तो हमें काफी दफा पेपर्स में फिर इस फेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है उसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं विद पाकिस्तान, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है इस फेज की 1892 से लेके 1906 की, इस फेज में जो भी डेवलपमेंट हुई है उसने जो मुसलमानों को सियासी शऊर डेवलप करवा के दिया है, उसी की बुनियाद पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, और उसी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने आपके गोल्स सेट किए। सो ये फेज पूरे का पूरा, चाहे भाई इसमें शिमला हो, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो, या कोई और डेवलपमेंट, तो उसने बुनियादें जो है वो हमारे सियासी शऊर की, वो इसी फेज में मौजूद। सो हमें एक्यूज भी किया जाता है, पोजीशंस भी लगाई जाती हैं कि जनाब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो 1906 में बनी, या इवन जो शिमला का डेवलपमेंट है 1906 की, ये सब ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी थी। जाहिर है इंडियन नेशनल कांग्रेस करती है, हिंदूज करती है, बट द पॉइंट इज कि ये दो तरफ से, एक तरफ से तो जो उसके एमएओ कॉलेज के प्रिंसिपल का रोल, और दूसरी तरफ से कांग्रेस की पॉलिटिक्स की नेचर ऐसी थी विच कंपेल्ड ब्रिटिश कि भाई मुसलमानों की भी बात आप सुन लें। वरना अगर इतनी बड़ी साजिश होती तो वो 1892 से 1906 तक वेट क्यों करते? वो 1892 से ये साजिश चला देते, 1895 से चला देते, 98 से चला देते। सो एक तरफ तो ये कि भाई जो कुछ हुआ उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रोटेस्ट और उसके रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। द क्वेश्चन इज कि फिर मुस्लिम लीडरशिप, वो तो 1892 से ही जानती थी, सियासी शऊर तो आ गया था कि हमारे साथ क्या होगा, हम इलेक्शन ही जीत सकेंगे, तो इन्होंने 14-15 साल क्यों लगा दी? सो द पॉइंट इज कि ये कोई एक सिंगल लीडर, वन लीडर, उसका तो फैसला नहीं था कि जी चलो चलते हैं। ये 35 लोग थे जी, पूरे इंडिया में मुख्तलिफ इलाकों से। फिर ये आपस में भी तो कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे, और उस वक्त कोई व्हाट्सएप या फेसबुक तो था नहीं, क्या वो जी एक ग्रुप बना लेते हैं तो इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस कर लेंगे, अपने एक दूसरे का व्यू, लेटर राइटिंग करते थे एक दूसरे को, मीटिंग्स करते थे एक दूसरे के साथ। और 1898 तक तो सर सैयद वाज अलाइव, और सर सैयद बिलीव, आपको हमने लास्ट टाइम भी कहा था, वो तो बिलीव ही करता था रिएक्शनरी अलूफनेस में, याद है? तो इट वाज आफ्टर सर सैयद
खास तौर पे जब मुस्लिम लीडरशिप वो ज्यादा वाइब्रेंट हुई है। सही है जी। सो इसका भी फिर जवाब मौजूद है। सो द वेरी फर्स्ट डेवलपमेंट जहां से ये एस्पेक्ट जो है वो हमारा मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट का शुरू होता है, दैट इज शिमला डेपुटेशन। बट किसी भी डेवलपमेंट को पीपल के लेवल पर लेजिटिमेसी भी तो चाहिए होती है ना। यानी मुस्लिम्स ऑफ इंडिया वो शिमला डेपुटेशन में जो लीडर गया है क्या उसको ओन भी करते हैं, नहीं करते? क्यों जी? तो बिल्कुल करते हैं। अगर ये शिमला डेपुटेशन 1903 में हो जाता या उससे पहले हो जाता तो शायद मुस्लिम्स ओन ना करते, सपोज। बट 1904 से 6 में जो हिंदू कम्युनिटी और खास तौर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो रिएक्शन है आम मुसलमान की तरफ, तो जनाब मोर देन 100,000 पीपल साइंड दैट पिटीशन, जिसको शिमला डेपुटेशन के टाइम पर ब्रिटिश के सामने पेश किया गया कि भाई 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने इस दरखास्त को साइन किया जो आपके पास लेके आए, मैं भी मुंह उठा के नहीं आगे। सो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी यानी आम आदमी को भी मालूम हो गया था कि हमारे हकूक खतरे में पड़ गए। सो इस प्रिटेक्स्ट में जब ये शिमला पहुंची हैं तो जो फिर की पॉइंट्स हैं शिमला के, उनको फिर इवेलुएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट सारा नहीं देखने की जरूरत है, की पॉइंट्स जो हैं जिन जो मुस्लिम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। इन्होंने कहा जी एग्जेक्टिव काउंसिल जो जनाब है ना जी, उसमें मुस्लिम्स भी होने चाहिए। क्योंकि देखना 1892 में ऑल वर ये ब्रिटिश, तो यहाँ मुस्लिम भी होना चाहिए। फिर ये जो आपका लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में 25% मुसलमानों की आबादी है, तो मोर देन 25% सीट्स इन असेंबली। प्रॉपरली कितने परसेंट वो मेंशन नहीं किया, लेकिन भाई मोर देन 25%। प्रीवियसली 6 से 8 है ना सीटें, एंड देवर नो फिक्स सीट्स फॉर मुस्लिम्स, नो फिक्सेशन। तो हमारी फिक्सेशन होनी चाहिए, और जब सीट फिक्स होगी तो फिर उस सीट पर मुस्लिम्स वुड वोट फॉर मुस्लिम्स, मीनिंग देयर बाय सेपरेट इलेक्टरेट्स। ये सेपरेट इलेक्टरेट्स तो वही जो सर सैयद सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। अभी सेपरेट इलेक्टरेट को समझना बड़ा जरूरी है, लेकिन पहले इस बाकी जरा पॉइंट्स देख लें। इसी तरह जुडिशरी, जुडिशरी में मुस्लिम जजेस, इनका जनाब इनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए ताकि
मुस्लिम कवानीन के मुताबिक, इस्लामी कवानीन के मुताबिक फैसले हो सके। फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बनानी चाहिए। ये की पॉइंट्स हैं जो इसके। अब इन की पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ही सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को फिर इसकी इंपॉर्टेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स, उसको समझना फिर बहुत जरूरी है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो इन्होंने इन्फ्लुएंस जहां से हुए, ये वो हुए बोयर वॉर। ये साउथ अफ्रीका में बोयर वॉर हुई, यूके वर्सेस नेटिव्स प्लस डच। तो ये वॉर जब खत्म हुई अर्ली 20th सेंचुरी में, तो उसके बाद साउथ अफ्रीका का जो ग्रैंड रीजन था एट दैट टाइम, उसमें डिसाइड हुआ कि नेटिव जो है विल वोट फॉर नेटिव, डच विल वोट फॉर डच, एंड ब्रिटिश प्लस ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, किसी और कॉलोनी से आए हुए ब्रिटिश जो सब्जेक्ट्स हैं, तो दे विल वोट फॉर अकॉर्डिंगली। यानी कि सबसे पहला सेपरेट इलेक्टोरेट्स, फर्स्ट जो हमें कह लें कि इसकी मैनिफेस्टेशन है, वो साउथ अफ्रीका में हुई। लेकिन ये रेस बेस्ड थे जी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मजहब की बुनियाद पे नहीं थे, रेस की बुनियाद पे, रंग नस्ल की बुनियाद। लेकिन ये वो इन्फ्लुएंस था, ये मोटिवेशन थी जो मुस्लिम लीडरशिप को मिली कि हमें भी अंग्रेज के सामने ये चीज रखनी चाहिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स, दैट मुस्लिम्स वुड वोट फॉर मुस्लिम्स। लेकिन ये बात फिर अंग्रेज को समझाना कि हम उससे रिलीजन की बेस पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मांग रहे, बल्कि हम भी उससे नेशन की बेस पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग रहे। तो हम देखते हैं कि 1890s में प्लस 20th सेंचुरी के शुरू में जो ऐसे लिखे गए हैं, एसेस विकारुल मुल्क ने लिखे हैं, महमूदुल हसन सर सैयद का बेटा उसने लिखे, अमीर अहमद, सैयद अमीर अहमद उसने लिखे, इन तमाम ने मुस्लिम्स ऑफ इंडिया को एज अ नेशन पोर्ट्रे किया कि हम एक कौम है इंडिया में। तो हम एज मजहब की बुनियाद पर आपसे सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांग रहे, कौमियत की बुनियाद पे मांग रहे हैं, हम एक कौम है। सो ये वो बुनियाद है हमारी। अब इसको जो बेस्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन वो खालिद बिन सईद की किताब है, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। इसमें बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन करते हैं कि हाउ मुस्लिम्स वुड वोट फॉर मुस्लिम्स। तो अगर ये मिल जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, अगर मिल जाता है, तो ये मुसलमानों को डुअल वोटिंग जो है वो उनकी गारंटी हो जाएगी। यानी एक तो आपकी अपनी सीट्स जो सेपरेट सीट्स है,
उस पे तो मुस्लिम विल वोट फॉर मुस्लिम। तो यहां से तो आपको चाहे एक सीट है, दो है, तीन है, जितनी भी अंग्रेजों ने अलाउ कर दी वो तो आप जीत गए। बट साथ ही आप बाकी जो रिमेनिंग जनरल सीट्स हैं, रिमेनिंग सीट्स, उनमें कंटेस्ट भी कर सकते हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनमें वोट भी कर सकते हैं। ये इसकी बड़ी ब्यूटी है कि जनरल सीट्स भी अलाउ और सेपरेट सीट्स भी अलाउ। सो अगर ये मैटर सिर्फ सेपरेट सीट्स तक होता तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको अलाउ कर देती, रिजेक्ट ना करती। लेकिन ये सिर्फ यहां तक नहीं, ये जनरल सीट्स में भी मुस्लिम्स जो है उनको अलाउ किया गया। यानी एक तरफ तो अपनी सेपरेट सीट्स पे भी और प्लस मुस्लिम्स को जनरल सीट्स भी अलाउ किया गया। फॉर इंस्टेंस, क्योंकि आप लोगों के बड़े कुंद ज़हन होते हैं, जिस तरह का मुताला पाकिस्तान आप पढ़ के आए होते हैं और जिस तरह के वैसे ही आप लोगों के जो ज़हन है, इतनी सी बात जो है आसान सी वो नहीं समझ आती है कई शहजादों को। तो फर्ज कर लें आप, हम इसको पेपर में तो नहीं लिखना, नॉट फॉर पेपर, लेकिन समझाने के लिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की इंपॉर्टेंस आप इस क्लास में इस वक्त लेट अस अज्यूम के 100 स्टूडेंट्स, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इन 100 में से 25 ये फीमेल है। सही है जी। और 75 मेल है। इस क्लास की बेटर मैनेजमेंट के लिए मैं एक स्टूडेंट काउंसिल बनाता हूं। सही है जी। और स्टूडेंट काउंसिल में हम डिसाइड करते हैं कि जनाब 4 सीट्स हैं स्टूडेंट काउंसिल की। इलेक्शन करवाया जाता है और इलेक्शन में ही कहा जाता है जनाब कि जी टॉप 4 जो वोट्स लेंगे ना जी, जितने भी वोट्स, 100 के 100 के स्टूडेंट्स जितने भी कंटेस्ट करना चाहते हैं, ओपन है, ओपन फॉर ऑल है। जिसने भी कंटेस्ट करना कर ले। जो वन मैन वन वोट होगा जी, यहाँ मैन से मुराद इंसान, 100 वोट डालेंगे। जो 4 कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट लेंगे वो मेरी स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हो जाएंगे जी। सही है जी। अब ये जो 75 मेल हैं ये बहुत ज्यादा एंटी फीमेल है, मिसोजिनिस्ट है, बहुत ज्यादा। तो अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है भी तो जनाब उसको वोट ही नहीं पड़ते, नो वोट फ्रॉम मेन साइड, पढ़ते ही नहीं, मेल साइड से वोट ही नहीं पड़ते। एंड इफ कोई मेल कैंडिडेट इन फीमेल वोटर्स को मिलता है, इनसे मीटिंग करता है,
कि जी मुझे वोट दें, तो अदर मेल्स इस स्पेसिफिक मेल कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे कि ये तो औरतों से मिल रहा है, लड़कियों से मिल रहा। सो रिजल्टेंटली नो मेल कैंडिडेट will even try to think कि जी मैं फीमेल वोटर से बातचीत करूं। सो जब भी इलेक्शन होगा रिजल्टेंटली क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑल फोर कौन जीतेंगे? मेल। फीमेल कैंडिडेट्स बिल्कुल कॉर्नर्ड। ऐसी सूरत में फीमेल जो ये हैं 25, इनमें से कुछ मेरे से मिलने आती हैं, मुझे कहती हैं सर हमारी कोई सेपरेट सीट अनाउंस करें या सीट्स अनाउंस करें सो दैट कि वो सीट हमारे लिए फिक्स हो जाए, और उस फिक्स सीट पे यानी फीमेल ही कंटेस्ट करे और उसको फीमेल ही वोट करे, तो वो बराए मेहरबानी हमारी सीट लादा करें, क्योंकि हम तो इलेक्शन ही नहीं जीत सकते। तो मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, 1 सीट फिक्स हो गई फीमेल के लिए, तो क्या बाकी 3 सीट्स वो मेल की होगी? नहीं, बाकी 3 सीट्स वैसे ही हैं ओपन जनरल, जिस तरह पहले थी 4 सीट्स। यानी इन 3 सीट्स पर मेल फीमेल वोट भी कर सकता है, कंटेस्ट भी कर सकता है, लेकिन इस सीट पर सिर्फ फीमेल होगी। अब इससे होगा क्या? इससे सिर्फ ये नहीं है कि फीमेल सीट आ गई, इससे पूरे का पूरा इलेक्शन का जो कल्चर है, ये जो हमने पूरा कल्चर बनाया था ना, ये पूरा कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया। अब क्या होगा? 25 फीमेल, अब इनमें से 2 कंटेस्ट करें 3 करें, एक तो क्लियर है कि 1 सीट इन्होंने हासिल कर ली। यानी मेरी जो स्टूडेंट काउंसिल है उसमें 4 सीटें अगर, तो 1 सीट तो फीमेल के पास पक्की आ गई। अब जो रिमेनिंग 3 सीट्स हैं उनके लिए सेम प्रीवियस जो मेथड है उसके जरिए इलेक्शन होगा। हाँ जी होगा। अब मेल कैंडिडेट्स जो है ना जी, इनकी इलेक्शन का जो पैटर्न है इलेक्शन कैंपेन का, वो चेंज हो जाएगा जी। चेंज कैसे हो जाएगा? क्योंकि अगर कोई मेल कैंडिडेट, उसको पता है कि अगर मैं जीत गया, इफ अ मेल कैंडिडेट वन सपोज, तो उसको पता है कि जब मैं असेंबली में जाऊंगा तो मुझे असेंबली में अपनी लॉबी करनी है स्टूडेंट काउंसिल में, ताकि मेरा वेटेज बढ़े, मुझे सपोर्ट मिले, ताकि हम टीचर के सामने अपनी बात को अच्छी तरह प्रेजेंट कर सके, मैं लीड कर सकूं। और उस लीड करने के लिए ये जो 25 फीमेल के वोट हैं, जिनको हम पहले हमारे पे बहुत प्रेशर होता था, तो हमें इनसे बात करनी पड़ेगी ताकि असेंबली में जाके इनका जो फीमेल जीती हुई है हम उसके साथ कोई वर्किंग रिलेशन भी बना सकें। और दूसरी तरफ अदर साइड, अब ये जो 25 फीमेल हैं, इनमें से लेट से 2 कंटेस्ट कर रही हैं, तो इन 2 को भी मालूम है कि हम में से एक जीतेगी, वो असेंबली की मेंबर बनेगी।
सो हमें फिर मेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ हम बातचीत करते हैं। एक मेल कैंडिडेट ये है, एक मेल कैंडिडेट ये है, एक मेल कैंडिडेट ये है, ये दो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, इनमें से एक ने तो जीतना ही जीतना है। इनका ये चार कैंडिडेट्स हैं, पांच कैंडिडेट्स हैं, छह हैं, पता नहीं कौन से तीन ने जीतना है, या तीनों जीते भी ना जीते, हो सकता है कोई फीमेल भी और जीते। तो फिर लॉबिंग होगी, टीमें बनेंगी, अलायंस बनेंगे। समझ आ रही जी? कल्चर ही बदल गया इलेक्शन का। इंडिया की पॉलिटिक्स के साथ ये होगा इफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स अप्रूव्ड। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स अप्रूव हो जाती हैं तो इंडिया की पॉलिटिक्स के साथ ये होगा कि पहले मुस्लिम्स को कोई मुंह ही नहीं लगाता था, अब मुस्लिम वोटर जो है वो अब जरूरी हो गया, क्योंकि ऊपर 6 से 8 सीटें हैं। इनमें से अगर एक दो मुस्लिम्स को मिल गई, 1 और 2, ये मुस्लिम्स की सीट्स हो गई, तो रिमेनिंग जो लोग हैं वो क्या करेंगे? उनको इनकी सपोर्ट भी तो चाहिए असेंबली में, ताकि ब्रिटिश के सामने अपनी बातों को बेहतर तौर पर रख सके। ये एक बहुत बड़ा इशू था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्जेक्शन करती, कि भाई ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट अगर है, एक दो तीन सीटें अपनी लगा ले लो, बस खामोश, बाकी इलेक्शन फिर उसमें मुस्लिम्स ना आए। समझ आ रही जी? सो ये जो मॉडल है, ये साउथ अफ्रीका के मॉडल से डिफरेंट है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में रेस की बुनियाद पर तीन ग्रुप्स आपस में उनकी सीटें डिवाइड हो गई। दैट्स इट। वहां कोई जनरल सीट वाला कैटेगरी थी नहीं। सो यहां पे तो थी, और उन जनरल सीट्स में से हम अपने लिए एक कोटा मांग रहे हैं ना। जिस तरह आपका सीएसएस में वुमेन ओपन कोटा में भी आ सकती, और अपने 10% कोटा में भी आ सकती। दो फायदे हैं ना जी। 10% कोटा में सीट मिल जाए, या फिर ओवरऑल ओपन सीट मिल जाए। सही जी? सो ये बड़ा मजेदार एस्पेक्ट है। इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो थ्री फोल्ड सिग्निफिकेंस। थ्री फोल्ड कैसे? पहला, मुस्लिम्स मुस्लिम विल वोट फॉर मुस्लिम। तो इससे क्या होगा? इंश्योर होगा मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एक आधा मुस्लिम तो जीतेगा ही जीतेगा ना जी, असेंबली में जाएगा ही जाएगा। दूसरा, डुअल वोट का राइट मिल गया जी। एक तरफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स में मुस्लिम वोट करेगा मुस्लिम को ही, और दूसरी तरफ वो जनरल इलेक्शन एनी कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट को वोट कर सकते। और तीसरा, पार्टिसिपेशन भी, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। यानी एक तरफ तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की सीट्स पर ये एक मुस्लिम है, ये कंटेस्ट कर सकता है, तो जनरल सीट्स पर भी, जनरल इलेक्शन में भी उसकी सीट्स पर भी मुसलमानों को रोका नहीं गया, उस पर भी मुस्लिम्स कंटेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपके यहाँ वुमेन 10% कोटा पे भी सीएसएस कर सकती हैं, ओपन मेरिट पे भी कर सकती। सो ये फिर इसकी बहुत बड़ी प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस है, ये बैकबोन है जी हमारा। यानी कि आप कह लें कि सेंट्रल जो थीम है मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट का,
वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स ही है। इसके बगैर आप अपनी फ्रीडम मूवमेंट उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते किसी भी तरह। बात समझ आ रही है जी? क्यों जी? भाई ये फर्क है, जो यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े और जो क्लास में जो लेक्चर है, कि चलो क्लास के लेक्चर्स के जरिए एक तर्ज का सवाल, तो मैं ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल है तो यूट्यूब पे भी लेक्चर पढ़ा है, सीधा सीधा सबको पता है जी, दो हिस्सों में तकसीम हो गया बंगाल, मिल जाती हैं चीजें, नोट्स फॉर्म में पढ़ लें, मेरे लेक्चर यूट्यूब वाले देख लें। शिमला डेपुटेशन जनाब, अक्टूबर 1906 में 35 मुसलमान आगा खान की क्यादत में गए, तो ये हुआ तो वो हुआ। तो ये क्लास जो ये होती है यहाँ पर एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पर्सपेक्टिव के हो सकता है सेपरेट इलेक्टोरेट की इंपॉर्टेंस पे। अभी तक नहीं पूछा उसने, लेकिन पूछ ले, किसी इंटरव्यू में पूछ ले, तो ये है कि एक सवाल के जवाब के पैटर्न पर बात हो जाए और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए। अब जनरल स्टडीज में मुस्लिम लीग तो नहीं आएगा ना यार। हाँ, वुमेन वुड वोट फॉर वुमेन, बड़ा अच्छा आइडिया, जबरदस्त आइडिया। लेकिन मैं तो एक जो है वो बड़ा ही मिसोजिनिस्ट किस्म का जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा काफी मिसोजिनिस्ट हूँ। वैसे नहीं हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स के लिहाज से। खैर, अब इसकी जो डेवलपमेंट है ना जी आगे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, वो बहुत मजेदार है। इवन आगे जो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स हैं, लाइक लखनऊ पैक्ट, इसमें भी हमने सेपरेट इलेक्टोरेट को रखा। 14 पॉइंट्स, इसमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट को हमने नहीं छोड़ा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, इसमें हमने मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ साथ अदर कम्युनिटीज के सेपरेट इलेक्टोरेट्स को भी इंश्योर करवाने की कोशिश की। 1935 के एक्ट में, 1919 के एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट्स को सबसे ज्यादा वो हमने रख दी, इंडोर्स किया जाए, रखा जाए, इसको एक्सटेंड किया जाए, किया गया। सो हमारी पूरी जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसमें मां सवाए एक डेवलपमेंट है, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल, जिसमें हमने सेपरेट इलेक्टोरेट को सेक्रीफाइस करने की बात की। बट दैट वाज अ पॉलिटिकल मूव, कोई सच्ची मुच्ची नहीं कर देने थे। तो पूरी फ्रीडम मूवमेंट में, पॉलिटिकल मूवमेंट में, हमने सेपरेट इलेक्टोरेट पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि ये बेस है, ये हमारी बेसिस है, ये वो हमारी फर्स्ट विक्ट्री है। एक फाउंडेशन का रोल प्ले किया इसमें, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल स्ट्रगल, वो है ही सेपरेट इलेक्टोरेट से। क्योंकि अगर ये अंग्रेज हमें ना देते और जिस तरह की मर्जी इंडिया में जमहूरियत चलती रहती, तो हालात तो 1892 से डिफरेंट
नहीं होने थे ना जी, जो मर्जी हो जाता है। हाँ कभी कोई जीत जाता शाहजहां, वरना तो नहीं। और ये ब्रिटिश ने फिर ऑफिशियली 1909 के एक्ट में, फेमस नोन एज मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, उसमें ऑफिशियली हमें अलाउ कर दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सो एक बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट है। फॉर इंस्टेंस अगर हम कंपैरिजन में देखें, 1892 एंड 1909, वही गवर्नर जनरल वॉइस रहे, वही गवर्नर जनरल वॉइस रहे। एग्जेक्टिव काउंसिल, एग्जेक्टिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ 5 ऑल ब्रिटिश, यहाँ पे भी 5 ब्रिटिश प्लस पहली दफा 1 इंडियन 1। सो ये जो 1 इंडियन है, ये भी इम्पैक्ट तो है शिमला डेपुटेशन का। हमने मांगा था मुस्लिम, चलो उन्होंने इंडियन तो दिया। तो 1909 से 1910 तक एसपी सिन्हा ये हिंदू मेंबर था, लेकिन 1910 से 11 सर इमाम अली ये मुस्लिम आ गए। तो चलो उसमें भी हमारा फायदा तो कोई हो गया, लेकिन जो असल फायदा वो तो ये था कि यहाँ 5 ये मेंबर इधर आ गए, प्लस इसके अलावा बाकी क्या 16 से 20, और उसमें से 6 से 8 इंडियंस ऐसे ही, और बाकी 10 से 12 ऑफिशियल्स, एंड नो मुस्लिम सीट फिक्स्ड। जनरल इलेक्शंस थे, ओपन इंडिया ऑल इंडिया इलेक्शंस। लेकिन 1909 की काउंसिल इसको फिक्स किया गया 60 पे। नाउ दीज executive council members will not come in the sessions of imperial legislative council, ये अलग होगी। out of these 26 60, 27 Indians and 33 officials। इससे मतलब ये इस फ्रेमवर्क से कि जनाब डेमोक्रेसी एक्सपैंड भी हुई इंडिया में। बट आउट ऑफ दीज 27 सेपरेट सीट्स मुस्लिम्स के लिए 6, यानी 21 हो गई जनरल सीट्स एंड 6 सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स। सही है जी। सो ये एक बहुत बड़ी जो है वो आप कह लें कि सक्सेस थी। और अगर हम ये 6 आउट ऑफ 27 देखें तो ये अबाउट 22% बनता। तो डिमांड तो हमने कहा था कि हमें 25% ज्यादा दे, लेकिन फिर भी ब्रिटिश ने कुछ ना कुछ तो हमारी बात मान ली ना जी। एक बहुत बड़ा बेनिफिट था। समझ आ रही? क्लियर? सो ये एस्पेक्ट जो है वो फिर बहुत मजेदार, कि जिसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि भाई ये कंपैरिजन में भी हम अगर देखें तो मुस्लिम्स को बेनिफिट तो हुआ। हाँ चलो जो यूनिवर्सिटी वगैरह थी या बाकी पॉइंट्स थे वो तो बात में लेटर ऑन स्टेज में आ गए, लेकिन असल चीज तो जो आपका न्यूक्लियस है फ्रीडम मूवमेंट का, वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स ही है। और इसी सेपरेट इलेक्टोरेट को फिर अगले फेज में जब हम 1911 को देखते हैं, तो इस फेज में 1911 में भी जो सबसे बड़ा थ्रेट फील हुआ, थ्रेट टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स ही फील हुआ।
हालांकि 1911 में असल में तो पार्टीशन ऑफ बंगाल खत्म हुई थी ना। पार्टीशन ऑफ बंगाल से जो मुसलमानों को सूबा मिला हुआ था वो अनलमेंट होगी, खत्म हुआ। असल इवेंट तो वो है, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ असल में थ्रेट टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स ही था। और इसी थ्रेट ने हमें कंपेल किया कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ज्वाइन हैंड कर लें, सुलह कर लें, यूनिटी कर लें। तो इसको फिर अब कल जो है वो अगली डेवलपमेंट्स को देखेंगे जी। बेस्ट सोर्स तो मेरे ख्याल में इस पोर्शन के लिए वही के अजीज मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, वो पहले बता दिया वो आपको। आप हामिद खान से देखें, जमीलुद्दीन अहमद से देख लें, वो भी ठीक है। वो हर स्टूडेंट का अपना एप्टीट्यूड है, रट्टा मार ले। नहीं, मैं तो अपना जो एक बेस्ट सोर्स है वो मैंने बता दिया। अच्छा जी, एक अनाउंसमेंट सुन लें, और वो मैं अगली करंट अफेयर की क्लास में भी कर देना, कि जो मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ इनमें जो स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में लेट से वो आ गया, तो वो अगर किसी अदर में एनरोल होना चाहता है तो उसको कंसेशन अवेलेबल होती है, वो हम पहले अनाउंस कर देते हैं। बट कोई और सब्जेक्ट है, अदर टीचर्स, उन टीचर्स की जो फीस है वो उन्होंने लेनी है। वो वाहिद बीइंग अ कोऑर्डिनेटर उन टीचर्स के साथ जो भी उसका मैकेनिज्म है, मैं उसमें एंगेज नहीं होता। सो बराए मेहरबानी ये अदर टीचर्स की क्लासेस के लिए ना मुझे जो है वो कारखानों मार्केट का दुकानदार ना समझा करें कि सर जी 500 छोड़ दें, सर जी 1000 छोड़ दें। तो ये अदर टीचर्स के मामलात में मैं मुदाखलत नहीं करता, इसके लिए मुझे तंग ना किया करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको लगता है टीचर अच्छा है, आप उसको पे करें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आपको लगता है टीचर अच्छा नहीं है, तो उसमें मैं मेरे अपने सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स को बहुत कंसेशन देता हूँ, बहुत ज्यादा देता हूँ। तो वो मैं बाकियों का जिम्मेदार नहीं हूँ भाई। आपको टीचर, ये तमाम टीचर जो है वो इनकी फ्री क्लासेस होती हैं, फ्री डेमो होते हैं इनके सबके, मेरे नहीं होते, बाकी सबके फ्री डेमो होते हैं। आप एक आधी क्लास लें, आपको अंदाजा हो जाता है कि टीचर ठीक पढ़ाने वाला है या नहीं है। तो ये मेहरबानी मुझे ये 500 छोड़ दे, 1000 छोड़ने के लिए मैसेज कॉल ना किया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और तो भाई हमारी कोई एकेडमी तो नहीं ना है कि क्लासेस का क्लैश, जिस टीचर के पास जो टाइम है उसने अपने हिसाब से पढ़ाना है। उसने मेरे कहने के हमने कोई एकेडमी तो नहीं चला रहे ना। जिस टीचर के पास जो टाइम होगा उसने उसके मुताबिक अपनी क्लासेस रखनी है। तो वो हमको ये जिम्मेदारी तो नहीं लेते कि आपका पूरा सीएसएससी करवाना है हमने। ओके जी, कल फिर मुलाकात होती है। सर डेमोक्रेसी तो 1892 में आई, आउटलाइन में देख लेना। 1882 में अल्बर्ट बिल लिखा था, लोकल गवर्नमेंट लेवल पर शुरू हो गया था। उस अल्बर्ट बिल के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। फिर डेमोक्रेसी सेंटर के इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में, लोकल गवर्नमेंट में तो नीचे आ ही चुकी हुई थी। जी जी, मैंने कब कहा कि मैं नहीं शेयर करूंगा? क्लास खत्म होगी तो करूंगा ना, रात में सारी स्लाइड्स इकट्ठी शेयर हो जाती हैं, नो वरीज। ओके जी।
बाय बाय।